दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सीबीएसई बोर्ड 12th स्टैंडर्ड, एमकॉम स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ कॉमर्स पढ़ने वाले सभी ही स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर कोर्स आप चाहे जो कुछ कर रहे हो, आप 12th स्टैंडर्ड से लेकर के बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, सीएस, सीए, एमसीए, कुछ भी, बीसीए, कुछ भी करेंगे, उसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू आपको ये चैप्टर्स पढ़ने ही होते हैं। तो इस रेशियो एनालिसिस जो हमारा इस समय चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, बेसिक बता चुका हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ, जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है। साथ ही साथ हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियोस लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है और आप उनसे लाभान्वित होना चाहते हैं या उसी स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं जहां पर वो सब्जेक्ट आपको अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होता है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप बाद में जाकर के उनको देख सकते हैं या अपने साथियों, सहयोगियों, सहपाठियों के साथ में उनको साझा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हमको देखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्चुअली अभी मैं एक एक एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो इस तरीके से लिख रहा हूं। कंप्लीट फॉर्मेट पे बनाएंगे तो ऊपर हेडिंग डाल दी जाती है, वो मैं बताऊंगा आगे आपको, अभी क्या बताऊं उसके लिए। अभी मैं एक एक एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, इस वजह से इस तरीके से चल रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स को खरीदना और बेचना, और कुल मिलाकर मुझे फोकस कहां करना है कि कैश आया या गया। ओके, बस इन्हीं चीजों पर फोकस करना है। तो देखिए कैश कहां कहां से आता है। जब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, तो कैश कहां कहां से आएगा। अगर मैं बात करूं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा, पोस्ट आएगा मेरे पास, कैश आएगा हमारे पास। आएगा कि नहीं आएगा, यहां से कैश आएगा हमारे पास। ओके, और अगर मैं बात करूं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो कैश जाएगा हमारे पास से, है ना। फिक्स्ड एसेट्स को खरीदेंगे तो कैश जाएगा, और फिक्स्ड एसेट्स अगर हम बेच रहे होंगे तो कैश आएगा। आएगा तो ऐसे ही होगा, जाएगा तो ब्रैकेट में वैल्यू होगी, हमको पता चल जाएगा बस। हाँ, कई बार क्या होता है ना, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड कर लिया जाता है। डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मान लिया जाता है। देखो, ये तभी माना जाता है जब आप अपने व्यवसाय से बाहर किसी मार्केट की सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां से डिविडेंड्स प्राप्त करने की या इंटरेस्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से ही आपने इन्वेस्ट किया था, तो आपका डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट भी यहां पर आ सकता है। लेकिन मुख्य रूप से ये आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, बट ये एज पर कंडीशन है, ये यहां पर आएगा, ये अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। मुख्य रूप से यहां पर नहीं आएगा जब तक स्पष्ट रूप से आपको ना बोल दिया जाए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये पार्ट है, तब तक यहां पर मत लाना, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है। लेकिन अगर मान लो रिसीव हुई है, तो फिर यहां पर ये फंड को अराइज करेगा, मतलब कैश इसके माध्यम से आपके पास आ जाएगी। बस यही 3 बातें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगी और कुछ यहां पर आता नहीं है। इसका हम लोग टोटल कर लेंगे और देखेंगे या तो ये पॉजिटिव में होगा या तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से लिख लेंगे, अगर निगेटिव है तो इस तरीके से लिख लिया जाएगा, और इसको हम कहेंगे कैश फ्लो ऑब्लिक यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद में हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दूसरे नंबर पर नोट आउट किया जाता है। ये जब फॉर्मेट में आपको बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। सबसे ऊपर हेडिंग होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की,
जो पिछला वीडियो दिया था उसी तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैलकुलेशन करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन होती है। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो चुका है। अब तीसरे नंबर की कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश क्या क्या कैसे उसका इनफ्लो आउटफ्लो होता है। तो देखो कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैसे कैश आएगा। हो सकता है आप क्या करो, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, इनका इश्यू कर दो। इनका इश्यू करोगे तो कैश क्या होगा आपके पास आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है। तो इनका रिडेम्पशन भी आप कर सकते हो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स, रिडेम्पशन कर सकते हो। रिडेम्पशन कर रहे होगे तो कैश आपके पास से जाएगा। ओके। हो सकता है आप राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो तो कैश आएगा, तो पेमेंट भी कर सकते हो, पेमेंट ऑफ लोन, तो कैश आपके पास से जाएगा। ओके। हो सकता है डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ हो तो कैश आएगा। हो सकता है डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट आपने पेड किया हो तो कैश आपके पास से जाएगा। ये सारे स्रोत क्या हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। तो यही वैल्यूज होंगी क्वेश्चन में, मैक्सिमम सारी की सारी यही वैल्यूज होंगी। तो इनको हम लोग ऐसे नोट आउट करेंगे, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमको पता चल जाएगा कि वैल्यू कौन सी बड़ी है या कौन सी ज्यादा है। फेवरेबल है तो इस तरीके से, और नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, और उसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। तो देखो तीनों ही एक्टिविटी से ए बी सी करके हमारे पास में, ए बी सी हमारे पास तीनों ही एक्टिविटी से पता चल गया है हमको कि हमारे पास में कैश का फ्लो है या फिर कैश का यूज है। बात क्लियर है, एकदम बात क्लियर हो गई है। पिछले दो वीडियो मैंने आपको दिए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जहां पर एक में डायरेक्ट दूसरे में इनडायरेक्ट मेथड बताया, और आज मैं आपको बता रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है ये फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं और कंप्लीट में आपको फॉर्मेट बताता हूं कैसे इसको कंप्लीट क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे इसको सेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो बात जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जाती है तो सबसे ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, मतलब इसको AS3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। उससे भी ऊपर अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए इसको तैयार कर रहे हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे महिंद्रा टेक्सटाइल लिमिटेड है ना, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 फॉर द ईयर एंडिंग, अर्थात आपका करंट ईयर का डेट लास्ट वाला डाल दिया जाता है। यहाँ पर मान लो 14-15 के लिए बना रहे हैं आप तो 31 मार्च 2015 डाल दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप पर्टिकुलर्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखा जाता है, ये एकदम खाली रहेगा। इधर अमाउंट के 2 कॉलम रहते हैं। अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे तो देखो तीनों एक्टिविटी और पूरा कंप्लीट बताता हूँ फॉर्मेट, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है लॉन्ग फॉर्मेट में जब पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। तरीका आपको बता के आया हूं कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसी तरीके से बिल्कुल एकदम उसको कैलकुलेट करेंगे और यहां पर हम लोग उसको लिखेंगे। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में आ गया हूं तो बता देता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर प्रॉफिट लेते हैं, उसको यहां पर लिखेंगे। इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। लेस कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करते हैं तो यहां जो बैलेंस आता है उसको क्या कहते हैं, कैश जनरेटेड
बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसको ऐड करते हैं, लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस करते हैं। यहां आता है हमारा कैश फ्लो बिफोर इनकम टैक्स। थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं क्योंकि इसके लिए पीछे प्रॉपर वीडियो देके आया हूं। कैश फ्लो बिफोर इनकम टैक्स हमारा ये आ जाता है, इसमें से माइनस करते हैं इनकम टैक्स, तो हमारी जो यहां पर ये वैल्यू बचती है उसको हम कहते हैं कैश फ्लो या फिर यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतना हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 80% पार्ट होता है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर ये हो गया तो समझ लो 80% पार्ट आपका हो गया, ये नहीं हुआ समझ लो 80% पार्ट आपका गया। ओके, देख रहे हो आपने, मैंने इतना जल्दी लिखा है तो कितना कुछ लिखा है। यहां आपको समझ में नहीं आया होगा अगर यही वीडियो देख रहे हो। पिछले 2 वीडियो इस पर अलग से दिए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर, पहले उनको जाकर देखना, तब ये इतना जल्दी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, ये भी मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 2 वीडियो इस पर प्रॉपर बहुत बड़े बड़े वीडियो दिए हैं मैंने इस पर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो ऑब्लिक यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और देखो यहां जो हमारा आएगा इसको हम लोग यहां पर फिर लिख देंगे, प्लस या माइनस जैसा भी होगा उसको यहां पर लिख देंगे इधर दूसरे कॉलम में। अब यहां पर हम देखेंगे जितना भी जो कुछ होगा उसको लिखेंगे, फिर जो कुछ हमारा इसको भी बंद कर देंगे, यहां पर इसको लिख देंगे, प्लस या माइनस जो कुछ भी होगा उसको यहां पर लिख देंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? हाँ जी क्लियर हो रही है। फिर उसके बाद में लिखेंगे हम लोग कैश फ्लो या फिर यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तो अभी समझाया है आपको, तो इसके बारे में क्या बताऊं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसी भी होगी कैलकुलेट करेंगे, उसको यहां पर लिखेंगे, प्लस माइनस जैसी भी होगी और सेम वैल्यू उसकी यहां पर लिख देंगे। तो देखो तीनों वैल्यू हो गई आपकी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नेट कैश फ्लो या यूज। ओके, क्या करेंगे, नेट कैश फ्लो या यूज। ठीक है ना, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश। वो कैसे आएगा, देखो जैसे मान लो यहां पर है मेरा 5 लाख रुपए पॉजिटिव वैल्यू, यहां पर 4 लाख रुपए मेरी निगेटिव वैल्यू है और यहां पर 2 लाख रुपए मेरी निगेटिव वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, कैश यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 लाख निगेटिव वैल्यू है, 5 लाख पॉजिटिव वैल्यू है, तो कैश डिक्रीज हो जाएगी। वैल्यू जब मेरे पास लिखी होंगी तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज में जान सकता हूं। लेकिन मान लो ये 5 लाख तो 5 लाख ही है और यहां पर ये 3 लाख रुपए है नेगेटिव और यहां पर 2 लाख रुपए है फेवरेबल मतलब पॉजिटिव। तो अब कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जैसी भी होगी उसको हम लोग देख लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, और जो कुछ भी होगा वो यहां पर आ जाएगा, चाहे यहां पर माइनस की 1 लाख आए या फिर प्लस की आ जाए, कितनी भी जो भी आएगी प्लस माइनस जो भी आएगी वो यहां पर वैल्यू आ जाएगी। अब इसके साथ क्या करना है, हम लोग ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश का मतलब है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो एक मान लो होगा 31 मार्च 2014 और एक की तरफ होगी 31 मार्च 2015। तो यहां की वैल्यू जो है ये ओपनिंग है और यहां की वैल्यू जो है ये क्लोजिंग है। तो हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस मतलब यहां जो हमको कैश दी गई है उसकी वैल्यू को हम लेंगे
और वो वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, फिर उसका हम टोटल करेंगे। अब टोटल करने पर हमारी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश अपने आप आ जानी चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये जो मेरा बैलेंस यहां पर निकल करके आएगा, ये वाला प्लस में या फिर माइनस में, ये क्या होगा? मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा। ये क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब देखो क्या हुआ, मैं ओपनिंग बैलेंस उसमें जब ऐड कर रहा हूं, अपने पास जो भी था उसमें जब ओपनिंग बैलेंस ऐड कर रहा हूं, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरे पास अपने आप निकल के आ गया। इसका मतलब है कि बीच में कितना कुछ किया वो सब कुछ मेरे पास एस्टिमेटेड है। जैसे मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति 5,000 रुपए लेकर के अपने घर से निकला और उसके बाद शाम को जब वापस आया तो 3,500 रुपए उसके पास हैं। इसका मतलब है कि उसने 1,500 रुपए कहीं पर खर्च कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है? तो अब अगर मुझे ये पता है कि 5,000 रुपए मेरे पास थे, उसमें से 1,500 हटाए तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास अगर 3,500 आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास पूरा हिसाब 1,500 रुपए का है। बस यही तो करना है आपको। यहां पर ओपनिंग बैलेंस जब ऐड करें आप इस इंक्रीज या डिक्रीज के साथ में, इंक्रीज या डिक्रीज के साथ जब ओपनिंग बैलेंस ऐड करें तो आपका क्लोजिंग बैलेंस अपने आप बच जाना चाहिए। अगर वो बच रहा है, इसका मतलब है कि जितना भी व्यवहार आपका कैश में कहीं ना कहीं हुआ है, वो चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हुआ हो, चाहे इन्वेस्टिंग में हुआ हो, चाहे फाइनेंसिंग में हुआ हो, कहीं पर भी हुआ हो, लेकिन उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास है। कहीं पर भी कैश का गबन नहीं हुआ है, कैश की चोरी नहीं हुई है, कैश आपका कहीं गया नहीं है, कैश कहीं डूबा नहीं है, सब कुछ आपके पास पूरा व्यवस्था उसकी है, पूरा एनालिसिस आपने कर लिया है। तब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कैश के संदर्भ में, कैश के दो निकटवर्ती वर्षों में के मध्य कैश के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया जाने वाला विवरण क्या कहलाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। कैश के फ्लो को में चेंज जो आया है उसको जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये वो फॉर्मेट है जिस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। उम्मीद है आपको बहुत आसानी के साथ में ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सारी चीजें हो गई हैं, बेसिक बता दिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सब कुछ आपको बता दिया है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और वहां बताएंगे कुछ एडजस्टमेंट क्या होती हैं, कैसे उनको हमें याद रखना है, कैसे उनको समझना है, प्रॉफिट पर चार्ज क्या होता है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन क्या होता है, अगले वीडियो में बात करेंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ में। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा और चैप्टर अपना खत्म करूंगा। उम्मीद है ये चैप्टर जो ये वाला वीडियो आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। अगर मेरी उम्मीदें सही हैं और आपको वाकई सामान्य भाषा में बहुत ही सरलता पूर्वक समझ में आया है तो अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर दिया करिए। ये मुझे प्रेरित करती हैं आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे वीडियो चैनल को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, वहां पर देखेंगे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।